तो इसलिए कमजोर रह गए वो। तो अगर आपने किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर खराब करना है, टेल देम कॉन्स्टेंटली अबाउट देयर वीक पास्ट। कई बार हमारे पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जिनको साथ लेके चलेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में हो जो हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराएं उन बातों को, तो क्या होगा? वी विल वेस्ट आवर फ्यूचर ऑल्सो। तो ये तो एक नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। अंग्रेज का काम यही था कि हमें अपने पास के बारे में लगातार क्या किया जाए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखा जाए कि वी विल फील ऑलवेज इंफीरियर टू ब्रिटिश, कहें कि यार क्या नस्ल है ये। उन्होंने कहा कि हम हैं जो अच्छे नस्ल के लोग हैं, तुम तो ये छोटी मोटी ब्रीड है। जैसे गाय होती है ज्यादा दूध देती, गाय होती जो आधा किलो दूध देती है, क्या बोलते हैं इसे, ये खराब नस्ल के या इसकी ब्रीड ही इनकेपेबल ब्रीड है, ये कम क्वालिटी ब्रीड है। तो अंग्रेज आपको हाई क्वालिटी ब्रीड समझते थे, पर हमको भी लगा कि जैसे जानवरों की ब्रीड ऊपर नीचे होती है वैसे शायद हमारी ब्रीड वैसे ही नहीं, हम ऐसे ही होंगे शायद, ये हमारे बोझा ढोने के लिए बने हैं और ये दिमाग चलाने वाले बने हैं। तो वी वर थिंकिंग दैट कि ये इनका दिमाग पहले से क्या है, डेवलप है, और हम यही काम करने के लिए बने हुए हैं। तो जरूरी था बताना कैसा नहीं है, तुम जिस धर्म से आते हो उस धर्म में क्या क्या हुआ है जानो। अंग्रेज कहते हैं भी क्रिश्चियंस सुपर थे, क्रिश्चियंस तेज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जानो अपने धर्म को। तो ये आर्य समाज की स्थापना करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को जानकारियां दी। नाउ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल नाम से स्पष्ट है कि ये कोई भारतीय संस्था नहीं थी, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संस्था थी, बट ये हमारे फेवर में काम कर रही थी, हमें जगाने का काम कर रही थी। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने काम किया ना, वैसे ये भी वही कर रही थी। कुछ लोग अंग्रेज ऐसे भी थे जो हमारी दशा दिशा देखकर काफी दुखी थे, राइट। इवन पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ना, पर पाकिस्तान में आज कुछ भूचाल आ जाए, कुछ फ्लड आ जाए तो हम दुखी जाते हैं, अच्छे लोग जो ठीक लोग हैं, यार क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा। इवन हमारा दुश्मन है वो। जब क्रिकेट मैच होता तो हम क्या बोलते हैं, भाई सबसे हारना, इनसे मत हार। और वही जब कोई ऐसे दिखे तो हम बोलते हैं यार गलत हो रहा है ना। तो कुछ लोगों के दिल अच्छे थे अंग्रेजों, उन्होंने ऐसे काम भी किए। फिर लिखे थियोसॉफिकल सोसाइटी, THEO, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? तो ये मदाम HP ब्लवास्की के द्वारा बनाई गई थी। HP ब्लवास्की नाम काफी इंपॉर्टेंट है और टेढ़ा भी थोड़ा सा। HP ब्लवास्की, BLAVATSKY, नाम थोड़ा सा अटपटा। और कर्नल HS ऑलकॉट एंड कर्नल HS ऑलकॉट, OLCOTT। कर्नल HS ऑलकॉट ने बनाया था इसको। ये दो नाम जिन्होंने इसको बनाया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो आइए अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। पहला की पॉइंट क्या है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवन क्लास 3 एग्जाम तक इसको पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ बनाई गई थी। तो ऑप्शंस आती है मुंबई, ऑप्शन आती है मद्रास, ऑप्शन आता है कि कलकत्ता, पंजाब। इनमें से कोई नहीं, ये बनी है अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसको बनाया गया था US के अंदर। ये संस्था अमेरिका में बनाई गई थी, ये संस्था अमेरिका में बनाई गई थी, ये संस्था अमेरिका में बनाई गई थी, मगर इसका मुख्यालय मद्रास में था। एक काम कर लेते हैं, 1886 को ब्रैकेट में लिख लो, किस साल में बनी थी? 1886 में लिखो ब्रैकेट में उसको, कोई ऐसा अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है।
तो इसे 1886 में बनाया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी को, नाम दो एच.पी. ब्लास्की और एच.एस. ऑलकॉट ने बनाया इसको 1886 में अमेरिका में। अगला है पॉइंट, इसका मुख्यालय मींस हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर मद्रास में था। मद्रास जहाँ की बहुत बड़ी एम्पायर थी, प्रोविंस थी, प्रांत था बहुत बड़ा। आज मद्रास को चेन्नई कहते हैं, मद्रास को चेन्नई कहते हैं, पर चेन्नई अब कैपिटल किसकी है? तमिलनाडु की। तो अंग्रेजों ने हमें अलग अलग नाम दे दिए, मद्रास दे दिया, बट जब आजाद हुआ देश तो लोगों की डिमांड थी नाम बदलो हमारे, हमें अंग्रेजों के दिए नाम कंटिन्यू नहीं करने हैं। तो वो राज्य बन गए तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, राइट, ये वो राज्य बन गए। और मद्रास नाम रहा, पर कुछ समय बाद राजधानी जो मद्रास तमिलनाडु की थी ना, इट बिकेम चेन्नई। जो भी है, तो मद्रास इनका हेडक्वार्टर था। तो दूसरी सी बात क्या है कि किस महिला ने इस मूवमेंट को भारत में जगह जगह पहुंचा दिया? एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ किस महिला का नाम जोड़ा जाता है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ऐसे लिखेंगे इसको, बेसेंट को, इस पे बी यूजलेस जाएगा, बेसेंट। एनी बेसेंट, BESENT। तो एनी बेसेंट ने इसे जन जन तक पहुंचाया। एनी बेसेंट स्प्रेड दिस मूवमेंट टू द एंटायर इंडिया, स्प्रेड दिस मूवमेंट टू द एंटायर इंडिया। इनकी फिलॉसफी क्या थी? देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियो मीन्स गॉड या रिलीजन, एंड सोफोस मीन्स इंटेलिजेंस, माने धर्म को ज्ञान से देखना, प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से देखना, ये नहीं कि धर्म को एज इट इज मान लेना। तो इनका क्या विश्वास था कि इनकी फिलॉसफी क्या थी? इनकी फिलॉसफी थी, इनका दर्शन ये था कि जो आत्मा है वो एक व्यक्ति के बाद, मरने के बाद दूसरे व्यक्ति में जाती है, और जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म का व्यक्ति मरा तो हिंदू धर्म में ही दोबारा वो पैदा लेगा, वो किसी और धर्म में पैदा ले सकता है। इसलिए वी आर ऑल सेम, उनका मानना था। तो काइंड ऑफ आप ऐसा कह सकते हैं, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की हम बात करते हैं, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। इनकी फिलॉसफी क्या थी? ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल इनकी क्या थी? फिलॉसफी थी, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब क्या होता है? ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल मीन्स कि हमारी जो आत्मा है वो लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसलिए हम कहीं बंधित नहीं है कहीं पे भी। माने इस दर्शन का अर्थ है कि हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, एंड द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर एक्चुअली ब्रदर एंड सिस्टर। और उनका मानना था कि हर धर्म के लोग आपस में भाई बहन हैं। ब्रदरहुड एक तरह से भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। हर धर्म के लोग आपस में क्या है? भाई बहन है। तो इन्होंने भी थोड़ा सा मोबिलाइज किया लोगों को, लोगों में वो मोटिवेशन डाली कि नहीं, हम सब एक ही हैं, तो नफरत के भाव से ना देखकर खड़े हुए और जुल्म जो हो रहा है उसके खिलाफ फाइट करना स्टार्ट करें। सैयद अहमद खान भी बड़ी हस्ती थी। देखो, ये मूवमेंट किस तरह की मूवमेंट है? सामाजिक और धार्मिक। तो धार्मिक सुधार भी लाने की कोशिश की जा रही थी, सामाजिक सुधार के साथ साथ में। सैयद अहमद खान बहुत बड़ी हस्ती, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सैयद अहमद खान, नाम से स्पष्ट है कि ये किस धर्म में सुधार लाने का प्रयास कर रहे होंगे? बिल्कुल, इस्लाम धर्म के अंदर ये बदलाव लाने का प्रयास कर रहे होंगे। इस्लाम जो है थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया कुछ पिछले कुछ सालों से, 100 सालों से, 200 सालों से।
इससे पहले इस्लाम वाज वेरी डेवलप्ड रिलीजन, क्योंकि जो सल्तनत थी वो सारी कौन सी थी इस देश में, दैट इज मुस्लिम सल्तनत थी। तो नेचुरली फिर जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन हो वैसे वैसे धर्म तो एम्पावर्ड होते ही हैं और मॉडर्न होते हैं। भाई जिनके पास पैसा वो क्या हो गए, मॉडर्न हो गए। आप जरा इमेजिन कीजिए, जैसे सिखों का भी एक गुरु नानक देव की जयंती के ऊपर पूरा वो जलसा निकाला गया था। तो कितना भव्य तरीके से निकालते हैं, पैसे है ना, पैसे है ना तो निकाल पाते हैं भव्य तरीके से। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है ना, तो पैसा सारा खेल होता है। तो इट मीन जिन कम्युनिटी जिन धर्म के पास पैसा बहुत है वो ऐसा कर सकते हैं। जब मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में था तो उनके पास पैसा काफी आता था, राजा महाराजा लोग बहुत पैसे देते थे, तो उनकी धर्म थोड़ा मॉडर्न डेवलप दिखता था। तो हिंदुइज्म का थोड़ा सा लो हो गया। आज की डेट में डेमोक्रेसी है और ज्यादातर कौन है, सरकारें देखा जाए तो किस धर्म के लोगों की बन रही हैं, हिंदू की। तो डोनेशंस काफी आती हैं। जैसे आज कहीं भी देखो, आप कोई मान लो मेरे पास आ जाए कि फल्ला मंदिर के लिए चंदा मांगना है, तो शायद मुझसे मना नहीं होगा। कोई मुस्लिम आए तो भी मना मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि हम शिक्षा का संस्थान चलाते हैं। हम जिस भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी धर्म का कोई आएगा दान लेने के लिए, दान के लिए मना नहीं कर सकते। सिख आएगा नहीं मना होगा। बट क्या लगता है कि क्या मुस्लिम या बाकी कम्युनिटी के लोग इतनी आसानी से आ सकते हैं? नहीं आते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू ही आपके पास चंदा के लिए पहुंचेगा, मुस्लिम कभी नहीं आएगा। जब मुस्लिम की संख्या कम है तो उनका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। जिस कारण से दिख रहा है कि मुस्लिम एज रिलीजन ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि उनका जो मैं तो चीजें समझता हूँ पैसे से हूँ। पैसा है तो आप अपने धर्म को बढ़िया दिखा सकते हैं, मॉडर्न दिखा सकते हैं। मंदिर आप बढ़िया बना दो, चमक दमक है, बाहर एलईडी लगी हुई है, बाहर ही खाना वाना चकाचक, टाइल पोछा लग रहा है, तो आपने क्या बात है, क्या है ये। तो आपके पास फंडिंग कम हो तो मक्खियां वहां भिनभिनाएंगी ना, है कि नहीं। गंदगी पड़ी होगी वहां पे, सफाई नहीं होगी ना वहां पे, अच्छे पेड़ वहां नहीं होंगे ना, पेड़ की कटाई बढ़िया से नहीं होगी ना, बाथरूम नहीं होगा ना प्रॉपर वहां पे, रहने की फैसिलिटी वहां नहीं होगी ना। सारा खेल किसका है, पैसे का है। ये बार मैं राधा स्वामी सत्संग गया, ये ब्यास में जो है गुरदासपुर के आगे, बटाला के आगे। तो वहां पे जब मैंने देखा कि क्या चकाचक फैसिलिटी है, ऐसा लग रहा कि हम कहाँ आ गए, ये जगह कौन सी है ये। आलीशान लाइटनिंग वाइटनिंग कर रखी हुई है, और पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने सोने के लिए जो कंपार्टमेंट दिए का फैन लगे हुए हैं, और एक चार्जर पॉइंट लगा हुआ है बगल में। बढ़िया ये तो सिस्टम। इट मीन्स आप पाएंगे सिख धर्म के भी जो लोगों की संस्थाएं हैं, हाई क्वालिटी सर्विसेज होती है, तो हमें अट्रैक्ट करती हैं धर्म में यार। और धर्म का हमें ए बी सी नहीं आता उनका क्या कर रहे हैं वो लोग, और हमें अट्रैक्टिव दिखता है वो, ये सारी खेल। तो सईद अहमद शाह ने मुस्लिम या इस्लाम को थोड़ा मॉडर्न करने का प्रयास किया था, कि कहा कि मुसलमानों को एजुकेशन मॉडर्न लेनी पड़ेगी, सिर्फ कुरान पढ़ के काम होने वाला नहीं है। तो एक्चुअली हो ये रहा था ना, उस समय पे कई तरह की किताबें आ रही थी कुरान के अलावा। जैसे अगर देखा जाए तो आज हमारे हिंदुइज्म में सबसे धार्मिक किताब कौन सी है, पहले ये बताओ आप लोग। सबसे धार्मिक किताब हिंदू धर्म में कौन सी है? श्रीमद् भगवत गीता, या कई बार बोल देते हैं वेद, राइट। जो भी गीता वेद पुराण जो भी है। बट क्या इसके अलावा भी धार्मिक किताबें आती हैं मार्केट में, जो हमें डिफरेंट बातें बता रही हैं? जैसे कौन लोग, कितने बाबा हैं? एक बाबा रामपाल है, देखते हैं आप, ज्ञान गंगा। गीता का सार नहीं, नहीं, वो तो ये गोलक एक्सप्रेस वाले हैं। उनकी ज्ञान गंगा किताब आती है, ज्ञान गंगा। एक बार ना कई साल पहले बनीखेत बस स्टैंड पे मैं बस ले रहा था पंजाब के लिए, फ्री में। तो इसमें खड़ा था, वहां पे मेरे को बुक देगा कि ये प्लीज टेक दिस बुक। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए बुक, आई थॉट कि पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। उनका फ्री में है, मैंने कहा फिर दे दे यार। तो मैं लगा उसको पढ़ने में, देखा कि रामपाल मतलब वो भगवान कृष्ण की कमेंट्री कर रहा है। हाँ, भगवान का रूप ही हो, इस तरह से जो भी है। तो मैंने अलग तरह की एक पिक्चर वहां बना रहा आदमी वो, कि मैं हटके कोई बात बता रहा हूँ जो भगवत गीता या वेद पढ़ के जो ये हमारे साधु संत नहीं बता पा रहे हैं, मैं कुछ अलग बात बताने जा रहा हूँ। इतने बाबा लोग पैदा होते हैं हरियाणा में, तो बाबा ही बाबा है, पंजाब में आप देखेंगे तो। सो पॉइंट क्या है कि इस तरह की अशुद्धि कहाँ आ रही थी, इस्लाम में भी। इस्लाम में एक बात तो है
कि ये सिर्फ कुरान की बात को सही मानते हैं, बाकी को सही नहीं मानते। हिंदुइज्म में क्या है, किसी भी किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो मैं ये मानता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहां पे ओपननेस होती है। वी आर ओपन टू एक्सेप्ट एनी न्यू आइडिया अबाउट रिलीजन, मगर यहाँ पे ओपननेस खत्म है। बिगिनिंग फ्रॉम कुरान, एंडिंग इन दी कुरान, कोई दूसरी किताब को छू नहीं पाएंगे। तो इन्होंने अशुद्धियां आ रही थी इनके अकॉर्डिंग कि इस्लाम के ऊपर कई किताबें आ रही हैं जो गलत है, इनको पढ़ना गलत होगा। इन्होंने कहा कि कुरान ही अल्टीमेट बुक है, उसको उसके बगैर किसी और की कोई बुक आप मत पढ़िए। कई पीर बाबा फकीर कई लोग आ रहे थे, इवन इस्लाम के अंदर भी कई पैगंबर और आए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के अलावा कई पैगंबर और आए हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म के ऊपर कई बुक्स लिखी हैं, उन्हें वो नहीं मानते हैं, इसको ही मानते हैं सिर्फ इसलिए। तो लिखिएगा, he declared Quran as the only authentic book। इन्होंने ये कहा कि कुरान ही एक मात्र किताब है जो इस्लाम धर्म को प्रदर्शित करती है। he declared Quran as the only authentic work of Islam। कुरान as only authentic work, only authentic, एक ही किताब है ऑथेंटिक जिसे पढ़कर आप कुरान पढ़कर आप इस्लाम को जान पाओगे, बाकी किताबें सारी व्यर्थ हैं, उनको पढ़ना नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से कर दिया उसको। मनी शुद्धिकरण कर रहे थे एक्चुअली उनका, मुसलमानों का, कि मुसलमान सारे अपनी राय कहाँ से बनाए, कुरान से बनाए, किसी और किताब को पढ़ के ना बनाया राय। तो इसलिए आप पाएंगे ज्यादातर मुस्लिम्स हैव वेरी कॉमन ओपिनियन। आप ज्यादातर मुस्लिम को पाएंगे डिबेट ही नहीं है वहां पर, डिबेट है नहीं किसी बात को लेकर, क्योंकि जो लाइन तू मानता वही लाइन मैं मानता हूँ, कोई डिबेट ही नहीं है। बट इन हिंदुइज्म यू बिलीव डिफरेंट, समबडी बिलीव डिफरेंट। हिंदुइज्म में आप पाएंगे काफी लोग डिबेट करते हैं धर्म के ऊपर कि नहीं ये नहीं है, वहां पे ये कहा है, वहां पे ये नहीं कहा है, वहां ये कहा है, नहीं कुरान में, सॉरी भगवत गीता में फलना कहा है, तो वो तो नहीं कुरान में ये कहा है। डिबेटेबल पॉइंट काफी ज्यादा, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू मेनी बुक्स। जैसे मान लो अगर आप सभी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो पॉलिटी के लिए, क्या डिबेट होगा? इफ यू रीड लक्ष्मीकांत, somebody read डी बासु, somebody read अदर बुक, तो क्या होगा फिर? आप बोलेंगे उस किताब पे तो यार ऐसा लिखा हुआ है। इफ यू, तभी तो बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, एक बुक पढ़ो किसी ऑथर की और उसी को ही खत्म करो बार बार। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे आप तो कंफ्यूजन आना स्टार्ट, क्योंकि कई लोग उसी बात को डिफरेंट तरीके से बोल रहे होते हैं, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन आवर माइंड्स। तो उस तरीके से ही अगर कंफ्यूजन या डिबेट को रोकना है तो मटेरियल आपका एक ही होना चाहिए, राइट? ये कुरान के बारे में ऐसा कह के गए। दूसरी बात ये है, इन्होंने 1875 में एक यूनिवर्सिटी खोली, नाम उसका है AMU, मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो बाय हु? सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, AMU को। तो AMU वाज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद खान। इनका पर्पस क्या था? थोड़ी मॉडर्न एजुकेशन दी जाए मुसलमानों को, कि कुरान पढ़ो धर्म के लिए ओनली, और उसके अलावा और किताबें पढ़ो तुम्हें मॉडर्न बना दे। तो लिखिए ही बिलीव्ड इन मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि अगर धार्मिक शिक्षा देनी होती फिर तो मदरसे काफी थे ना इस देश में, तो जाओ मदरसा में पढ़ो वहां पे कुरान को। मगर ही बिलीव्ड इन मॉडर्न एजुकेशन। अब जानते हैं आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज द टॉप 10 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो AMU है ना, बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पे मुस्लिम को रिजर्वेशन मिलती है, क्योंकि एक धार्मिक क्या है संस्थान। पढ़ा अपने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के, द राइट टू एस्टैब्लिश द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली का क्रिश्चियंस का है, JNDU यूनिवर्सिटी, JNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की सिखों की है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदू धर्म के लोगों ने स्थापित की थी। तो इसलिए BHU में 80% रिजर्वेशन फॉर हिंदू,
राइट। ज्यादातर वहाँ कौन लोग भर्ती होते हैं? हिंदू होते हैं। पर कुछ रिलैक्सेशन दिए काफी टाइम से, बस ज्यादातर देखो वैसे भी 80% पॉपुलेशन भारत की किसकी है? हिंदू की है, तो ज्यादातर तो वही आने वाले हैं। अगली बात क्या है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे उनके अपने रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं कर सकती है। इस यूनिवर्सिटी को बनाया उन्हीं धर्म के लोगों ने है, चलाते भी इसी धर्म के लोग हैं। इसका चांसलर कौन होगा? मुस्लिम होगा। तो जो धर्म के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा वही रूल बनाएगा वहां पे वो। कुछ टाइम पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़कियों के जीन्स पहनने पर बैन कर दिया गया था कि आप जीन्स नहीं पहन सकती वहां पे। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर ये तो गलत है ड्रेस ये पहनना ऐसा। इस्लाम में क्या कहा गया है कि जो मुस्लिम महिला हैं वो अपने सर को कवर करें, जो बुर्का पहने उनके अपने हिजाब पहने, कवर करें। और बाकी जो नॉन हिंदू जो लड़कियां हैं, अगर एएमयू में आती हैं तो उनको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। ड्रेस कोड क्या है? आपको जींस नहीं पहननी है। तो पूरे देश में खलबली मच गई, ये क्या है? ये इंडिया है कि सऊदी अरेबिया है जहाँ पे ऐसा बैन किया जा रहा है जीन्स पहनना? बाद में मालूम चला कि ये तो धार्मिक संस्थान है, ऑटोनॉमी इनके पास है अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने की। वैसे ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी क्या होगा? अपने क्या होते हैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस, राइट। अगर यहाँ पे आपको कुरान के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं, कुरान क्या बढ़िया किताब है, तो आपको सुनने पड़ेंगे। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर कुछ टिप्पणी की जाती है, आपको सुननी पड़ेगी। यहाँ रहकर आप उनकी किताब नहीं बोल पाएंगे। बात है कि नहीं? आप क्योंकि आप धार्मिक संस्थान में पढ़ रहे हैं। बेशक जेएनडीयू यूनिवर्सिटी की जो बीटेक है बहुत हाई क्वालिटी बीटेक है यहाँ की, अच्छा रैंक है इनका जेएनडीयू का। माने अमृतसर से बीटेक करना माने अच्छी आपको जो है वो प्लेसमेंट मिल जाती है। बड़ी यूनिवर्सिटी है जेएनडीयू, यहाँ से बीटेक करो कुछ भी करो, बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैंने पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे एक तो पीटीयू अपना है ना, जैसे अपना एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक, एक तो ये हो गया, और ये फिर जेएनडीयू, दोनों का अच्छा रैंक है। थोड़ी सी ऊपर है इंजीनियरिंग में, और ये थोड़ा सा ओवरऑल ठीक यूनिवर्सिटी है। अब सवाल ये कि जैसे दिल्ली का सेंट स्टीफन है, किसका कॉलेज है ये? तो क्रिश्चियन लोग थोड़े से क्या होते हैं, ओपन होते हैं ना, है कि नहीं है? यदि यहाँ पर एएमयू में किसी लड़की को साथ देख लिया, पिटाई हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि मुस्लिम धर्म कैसे जानते हैं ना, अलग रहना है, इत्यादि है कि नहीं इसके अंदर। इवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी हिंदू का मानना क्या है कि लड़के के साथ घूमना बैठना कहीं ये अलाउड। देखो ना पीटते हैं ना उनको, ये वैलेंटाइन डे के दिन पीटते हैं ना, बजरंग दल वगैरह। ये तो हिंदू धर्म का माना है, ऐसा नहीं करना है। तो टीका वीका लगा के कुर्ता वुर्ता पहन कर जाओ, बीएचयू जाएंगे लगेगा क्या कहाँ आ गए हम लोग ये। तो कुर्ते में सारे टीका लगा कर और पूजा पाठ करते हुए निकल रहे हैं विद्यार्थी लोग। तो वहाँ वैसा माहौल है। एंड यहाँ एएमयू में टोपी पहन के मिलेंगे सारे आपको लोग, और ये नमाज पढ़ते हुए ज्यादातर लोग वहां मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हम किस कोई देश है क्या ये? ऐसा लगता है कोई देश है क्या ये अलग सा। और जब आप सेंट स्टीफन कॉलेज में जाते हैं सब ओपन होता लगता है कि कोई ये करण जौहर वाला कॉलेज है ये जहाँ लोग अपने लड़कियां लड़के घूम रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, एंड टीचर सपोर्ट करते हैं। सो गॉड एंजॉय योर लाइफ, है कि नहीं है? ये क्या हो गया फिर थोड़े से मॉडर्न हो गए। तो यहाँ पे कुछ भी पहन के आ जाओ, बस कपड़े पहन के आना अलाउड है। स्कर्ट पहन के आओ, कुछ मजे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, क्योंकि ये लोग थोड़े से क्या मॉडर्न। भाई स्कर्ट्स या जीन्स किन्होंने दी हमें? इन्हीं लोगों ने ना, क्रिश्चियन लोगों के। मॉडर्न है कि नहीं है? ये वेस्टर्न है कि नहीं है? वेस्टर्न कल्चर। तो यहाँ पे लड़कियां शॉर्ट्स पहन के क्लास करने आती हैं, शॉर्ट्स पहन के, नी शॉर्ट्स होंगी और क्लास करने आ रही हैं। और यहाँ अगर इधर आ जाए तो इनको तो फतवा पास कर देंगे यहाँ पे, तो अगर ऐसा कर लिया तो यहाँ जीन्स तक पे बैन हो रहा है, और यहाँ शॉर्ट्स पहन के लोग आ रहे हैं, राइट। शर्ट्स, खुली शर्ट्स, कोई मैंने पूरा फैशन हो रहा है। और वो माइंड नहीं कर रहे वहां के फैकल्टीज। क्यों माइंड करेंगे? सारे क्रिश्चियंस है, बाहर के लोग हैं, वो पढ़ाने वाले अंग्रेज हैं सारे पढ़ाने वाले। तो बड़ा फ्रैंक एटमॉस्फेयर होता है। और वहाँ के प्रोफेसर अच्छा नहीं मानते आप उनको सर कहें, क्योंकि सर की उपाधि जो है ना अंग्रेजों ने दी थी भारतीयों को। तो ये सर नहीं बोलते, इनका नाम लेते हैं सीधे कि जॉन एंड डेविड, ऐसा नाम लिया जाता है इनका। तो काफी मॉडर्न एटमॉस्फेयर है। तो अगर आप जब सेंट स्टीफेंस कॉलेज आएंगे लगेगा कि आप यूरोप पहुंच गए। आज अंदर माहौल बना होता है इस तरह का, फ्रैंक एंड बातें हो रही है, प्रोफेसर बड़ा लाइटली कहीं कोई गाना गा रहा होगा, जोक क्रैक हो रहा है, बड़ा मिक्सअप एटमॉस्फेयर होगा। टेंशन नहीं हो जाती जब आप यहाँ इस में जाएंगे ना एएमयू के अंदर। खौफ हो जाता है कि यार कहाँ आ गए हुए हैं।
और सब लोग लड़के इधर से जा रही हैं, लड़के वहां से इधर से कर रहे हैं, बड़ा डर हुआ माहौल है, एक बड़ा खौफनाक सा, मैंने स्ट्रिक्टनेस की बिल्कुल लगता है कि आर्मी कैंट के अंदर आ गए हैं बिल्कुल की, स्ट्रिक्टनेस है बहुत ज्यादा। तो यहाँ आप कहाँ बैठ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पूरी नजर रखी होती है। और जेएनयू में भी काफी स्ट्रिक्टनेस है, जेएनयू के अंदर धार्मिक स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, वहाँ काफी ओपन है। तो खैर जो भी है, इन्होंने ये बनाया और इन्होंने थोड़ा मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मास कम्युनिकेशन क्या फर्स्ट क्लास होती है, वरना जो ये पत्रकार वाला जो सारा अंदर का टेक्नोलॉजी इनके पास है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वैसे तो ये, फर्स्ट क्लास। पर नॉर्मल लाइफ आपकी थोड़ी सी कंट्रोल रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि लड़का लड़की हाथ में ले करके चले हुए हैं वहां पे तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। तो सेंट स्टीफन में नहीं, हाथ पकड़ कर चलोगे तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। मतलब उर्पटांग काम है ना वहां पे, थोड़ा उल्टा उल्टा है वहां पे सिस्टम। तो अब आप जो भी कहिए, कई लोग कहते हैं क्रिश्चियंस ने हमारे देश में हमारे लोगों को बिगाड़ दिया है इतनी ओपननेस रखकर। और आप हॉलीवुड फिल्म में देखते हैं, देखो वो लड़के लड़के कैसे घूमते हैं वहां पे, बिल्कुल आपको यहाँ देखेगा प्रैक्टिस। और फिर स्ट्रिक्टनेस जो सऊदी अरेबिया में होती है ना, कि महिला बुर्का पहन के जा रही है एक्स डायरेक्शन में, वो जा रहा है बिल्कुल वाई डायरेक्शन में, राइट, तो वैसा वैसा दिखेगा आपको एएमयू के अंदर। पर पढ़ाई के मामले में क्या फर्स्ट क्लास है। यहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत हाई परसेंटेज चाहिए, हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचते हैं। बाकी बातें कल निपटा देंगे इसके।